ईपीएस पेंशनर और ईपीएस के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ईपीएस 95 में पेंशन कब बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, कितनी होनी चाहिए और उसका डिसीज़न कब तक हो जाएगा, उसके बारे में मैं आज एक छोटी सी चर्चा आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने ये पेंशन स्कीम आई कैसे और कब से शुरुआत इसकी हुई उसके बारे में चर्चा करूंगा। 1971 से 95 तक ईपीएफ एक्ट में एम्प्लॉइज़ फैमिली पेंशन फंड के नाम से एक स्कीम थी जिसका रिटायरमेंट पे विड्रॉल बेनिफिट के रूप में मिलता था, जैसे प्रोविडेंट फंड का मिलता है। लेकिन उसमें नौकरी में रहते हुए किसी की डेथ हो जाती तो उसकी विडो को यानी पत्नी को लगभग 1050 मैक्सिमम लाइफ लॉन्ग के लिए फैमिली पेंशन जाया करती थी। तो इस तरह से इसमें दो बेनिफिट थे, एक तो विड्रॉल बेनिफिट का और दूसरा डेथ केस में विडो यानी विधवा पेंशन का। विड्रॉल बेनिफिट कितना था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1995 में वेज सीलिंग थी, यानी अधिक से अधिक सैलरी के ऊपर जो पीएफ कटता था वो मात्र 3500 रुपये था। उससे पहले वो 2500 भी था, 1600 भी था, इस तरह से बढ़कर 95 में वो 3500 रुपये हो गया था। और 3500 रुपये में की सैलरी पर कोई एम्प्लॉय 95 में रिटायर हुआ, 95 से पहले, तो उसको एक फैक्टर के अनुसार जो है विड्रॉल बेनिफिट मिलता था और वो मिलता था 21,490 रुपये मैक्सिमम। वही उसका फुल एंड फाइनल बेनिफिट था। अब उसी पुरानी स्कीम को जो 1971 की थी उसी को ईपीएस 95 पेंशन के रूप में एक नया लुक, नया अवतार दिया गया। रिटायरमेंट पे पेंशन देने का इसमें लाभ मिला। 1995 में जब ये स्कीम शुरू हुई तो लगभग सारे जो रिटायरमेंट वाले एम्प्लॉइज़ थे, मजदूर यूनियन थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, खासकर जो सरकारी कंपनियां थे, उन्होंने बोला कि आप हमारा ही पैसा जो 21,490 रख रहे हो और उसी की जगह हमें 500 रुपये पेंशन दे रहे हो, तो ये तो इसका क्या फ़ायदा, आप हमारे पैसे को रखकर उसका ब्याज हमें दे रहे हो, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हमें ये नहीं चाहिए। और 500 रुपये भी ये मैक्सिमम बेनिफिट था, यानी जो लोग 95 में 58 साल की उम्र में रिटायर हो रहे थे और जो 71 से 95 तक 24 साल तक जिन्होंने फैमिली पेंशन फंड में पैसा कंट्रीब्यूट किया था, वो लोग ही 500 रुपये पा रहे थे। बाकी उससे कम वाले थे, यानी जिनकी 10 साल की नौकरी थी उनको 265 रुपये पर मंथ पेंशन जारी थी। अब धीरे धीरे 1995 के बाद फार्मूला पेंशन लागू हुई, जिसका फार्मूला ये है कि जो पेंशनेबल सैलरी है जो बाद में 3500 से 5000 हुई, 5000 से 6500 हुई, 6500 फिर आज की डेट में 15000 है, तो वो जो सैलरी है उसका रेट है मल्टीप्लाइड बाय, यानी गुणा जितने साल आपने नौकरी करी, डिवाइडेड बाय 70। तो इस तरह से वो पेंशन बहुत नॉमिनल सी हुआ करती थी। जो अधिकतम पेंशन 500 रुपये थी 95 में, वो धीरे धीरे बढ़कर 600, 700, 800, 1000 हुई। फिर जैसे जैसे वेज लिमिट बढ़ती गई 6500, 15000, तो वैसे वैसे वो उसका अमाउंट भी थोड़ा बहुत बढ़ता गया। 2014 में सरकार ने वो जो 500 रुपये की पेंशन थी या उससे कम वाली पेंशन थी उसको मिनिमम जो है 1000 रुपये कर दिया, और 1000 उन्हीं एम्प्लॉइज़ को मिलती थी जिनकी सर्विस 10 साल थी और वो 58 साल में रिटायर हुए। अगर 58 से पहले यानी 50 साल की एज में जिन्होंने पेंशन लेना का ऑप्शन दिया जो कि स्कीम में अवेलेबल है, तो उनकी पेंशन कम हुई तो उनको भी आज की डेट में भी उनको 1000 रुपये पूरे नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उन्होंने पहले ले लिया। अब सवाल ये है कि जो एम्प्लॉइज़ जिनको 1000 रुपये पेंशन मिलती है, धीरे धीरे बढ़ करके जो फार्मूला पेंशन के हिसाब से है उनकी बाद में 1500 हुई, 2000 हुई, 3000 हुई, 4000 हुई, आज की डेट में लगभग वो 5000 रुपये पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से मिलती है। लेकिन लोगों का कहना ये है कि जो हम 1000-2000 रुपये पेंशन ले रहे हैं ये तो एक भीख के समान है, इसमें हमारा गुजारा कैसे चलेगा। तो इसके लिए जो मजदूर यूनियन हैं काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रही हैं और सरकार को डिमांड दे रही हैं। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिन लोगों को 95 से पहले जो विड्रॉल बेनिफिट मिलता था जो कि 21,490 था, एक जो टेबल बनी हुई थी उसके हिसाब से, तो उनको जो 500 रुपये पेंशन मिली, वो लोग कहते थे कि इतना तो ब्याज ही मिल जाएगा हमें, तो हमारे पैसे को रख कर आप हमें ब्याज दे रहे हैं। तो ये तो खैर उनका कहना गलत था, क्योंकि 21,000 को अगर वो 10 साल के लिए अगर एफडी करते विड्रॉल बेनिफिट लेके, तो 10 साल में उनका कितना बढ़ जाता, 2 गुना या 2.5 गुना बढ़ जाता। 21,000 का 42,000 हो जाता, 50,000 हो जाता। और इधर से जो 500 रुपये की पेंशन है वो एक साल में 6,000 बनती है और 10 साल में 60,000 बनती है। और अगर
को आरडी के रूप में खोला जाता तो वही अमाउंट जो है लगभग 70-80 हज़ार रुपये बन जाता, जबकि विड्रॉल बेनिफिट लेकर आपको 50 हज़ार बन रहा था। तो 10 ही साल में आपका वो पैसा रिकवर भी हो गया और उससे ज़्यादा आपने पेंशन भी ले ली, और फिर उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपने वो पेंशन लेनी है। और जो है पेंशनर के बाद जो है स्पाउस पेंशन मिलती है, फैमिली पेंशन वाइफ या हस्बैंड के नाम वो ट्रांसफ़र हो जाती है जब तक वो जिंदा हों। तो इस तरह से तो ये पेंशन जो है फ़ायदेमंद ही थी, और इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था मजदूर यूनियनों की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि पार्लियामेंट में ने जो ये स्कीम पास करी है ये 2 कारणों से ठीक है। एक तो बुढ़ापे में पेंशन केवल एक फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, यानी वित्तीय सहायता नहीं है, यह एक बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा सम्मान और आदर की बात भी है। और जहाँ तक अमाउंट कम होने की बात है तो वो कंट्रीब्यूशन ही इतना कम था, तो उसकी जगह जो ये पेंशन बन रही है ये उचित है, क्योंकि ये पेंशन स्कीम जो है ये सरकार की नहीं है, ये ईपीएफओ के एक्ट में है, जिसमें कि आपका जो कंट्रीब्यूशन 8.33% जो कंपनी के शेयर से 12% में से वही इस फंड में जमा होती है। अब बात यह है कि ये पेंशन में अगर लोग कहते हैं कि बहुत कम है, 1000-2000 में होता क्या है, और अफवाहें चल रही हैं बहुत सारी, सोशल मीडिया पे काफ़ी इसके बारे में चर्चाएं होती हैं कि 7500 रुपये कम से कम होनी चाहिए, उसके ऊपर डीए वगैरह वगैरह क्या क्या मांगे हैं। और बहुत सारे जो पेंशनर एसोसिएशन हैं उन्होंने भी, उनके भी वीडियो चलते रहते हैं कि सरकार से बात चल रही है, ये होने वाली है, आश्वासन इस तरह से पेंशनरों को दिया जाता है। लेकिन आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि इसमें ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया है कि पेंशन कैलकुलेशन के मामले में जो फॉर्मूला बनाया गया है इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है, इसको पार्लियामेंट के द्वारा ही इसमें अमेंडमेंट हो सकती है, इसलिए जो है वो आपको माननी ही पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग जो हायर पेंशन वाले हैं, जिनकी तनख्वाहें 1-1.5-2 लाख रुपए हैं, उनका मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट पे गया तो वो दूसरी तरह से हैंडल हो रहा है, तो उनके बारे में मैं चर्चा फिर सेकंड एपिसोड में रखूंगा। अभी तो मैं उन लोगों के बारे में डिस्कस कर रहा हूं जिन लोगों की वाकई पेंशन इतनी कम है, 1000, 2000, 3000 रुपये, जिससे ज़्यादा की राज्य सरकारें ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धा पेंशन के रूप में लोगों को बिना कंट्रीब्यूशन के दे रही है। तो आपने तो ज़िंदगी भर पूरी नौकरी में रहते हुए अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और उससे एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड का जो भंडार है, कॉर्पस है, वो 71 से और आज तक इतना बड़ा हो गया है, उसकी चर्चा मैं अगले पॉइंट पे करूँगा। ईपीएफओ की वेबसाइट पर और पब्लिक डोमेन में जो 31 मार्च 2023 का जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक जो ईपीएफओ को एम्प्लॉयज़ का 8.33 जो पैसा पेंशन फंड में जाता है वो एक साल में 56,000 करोड़ के आसपास जमा हुआ, और सरकार ने भी अपना इसमें शेयर देती है, तो लगभग 7,800 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूशन दिया। पिछला जो क्लोजिंग बैलेंस था पेंशन फंड में उसके ऊपर लगभग 20,000 करोड़ रुपए ब्याज मिला। तो इस तरह से एक साल में लगभग 84,000 करोड़ रुपए की इनकम है। और आप खर्चे देखिए, खर्चे हैं जिन लोगों ने विड्रॉल बेनिफिट ले लिया, 10 साल से कम उनकी सर्विस थी तो उन्होंने विड्रॉल बेनिफिट लिया, तो उनका है लगभग 7,700 करोड़ रुपए विड्रॉल बेनिफिट है। और जो पेंशनर को जो पेंशन जा रही है और उस पर जो कमीशन जा रहा है और उसके ऊपर जो कई बार ब्याज देना पड़ता है या अन्य खर्चे हैं, वो उसको मिला करके लगभग 23,000 करोड़ रुपए जो है ये खर्चे हैं पेंशन के। इनकम है 84,000 करोड़ और खर्चे हैं 23,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से लगभग 61,000 करोड़ जो है एक ही साल का एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 फंड का प्रॉफिट है। एक साल का प्रॉफिट 61,000 करोड़ है, और पिछले सालों का जो प्रॉफिट को जोड़ करके 71 से आज तक का यानी 2023 तक का जो प्रॉफिट मिला करके है, टोटल फंड का जो कॉर्पस है यानी भंडार है वो है लगभग 7,80,000 करोड़ रुपया। यानी नेक्स्ट ईयर में जो ब्याज मिलेगा वो 7,80,000 करोड़ रुपए पे ब्याज मिलेगा, जो कि 2023 में अगर 20,000 करोड़ था तो नेक्स्ट ईयर में हो सकता है वो 25,000 करोड़ ब्याज मिलेगा। इस तरह से एक ही साल में 61,000 करोड़ के प्रॉफिट से ईपीएस 95 का भंडार जो है भर रहा है, और ये आगे भी भरता ही जाएगा अगर पेंशन का जो खर्चा है वो इसी रेट से चलता रहे। तो इसमें मेरे अनुमान के अनुसार अगर लोगों की जो डिमांड है, हमारे जो ईपीएस 95 के कम पेंशन पाने वाले लगभग मेरे अनुमान से 70 लाख पेंशनर हैं, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं लेकिन एक रफ आइडिया है, तो 1,000 रुपये बढ़ाने से 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा।
2000 बढ़ाते हैं तो 70 लाख पेंशनों का जो एडिशनल खर्चा आएगा 14,000 करोड़। 3000 बढ़ाते हैं तो 21,000 करोड़, 4000 बढ़ाते हैं तो 28,000 करोड़ और 5000 बढ़ाते हैं तो 35,000 करोड़ रुपए। यानी 70 लाख पेंशनरों का अगर 5,000 रुपये पेंशन बढ़ाई जाए तो बढ़ी हुई पेंशन का खर्चा है वो 35,000 करोड़ है। और इसमें से विड्रॉल लेने वाले जो 10 साल से पहले जो लोग अपना पीएफ निकाल लेते हैं, मेंबरशिप स्टॉप कर देते हैं, उनको जो विड्रॉल बेनिफिट मिलता है भी थोड़ा बढ़ा करके अगर उसको 10,000 करोड़ माना जाए तो 35,000 करोड़ प्लस 10,000 करोड़ 45,000 करोड़, और जो ये 14,000 करोड़ रुपए है ये भी इसमें माना जाए तो फिर भी 60,000 करोड़ बनता लगभग। यानी 5,000 पेंशन बढ़ाने पे जो EPS 95 में जो पेंशन का खर्चा है वो 60,000 करोड़ है और इनकम है 84,000 करोड़। तो 5,000 रुपये पेंशन बढ़ाने पर भी लगभग 24,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट EPS 95 के भंडार में बनता है। तो आप आदरणीय पेंशनरों को यही सूचित करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ इस डाटा एनालिसिस से कि EPFO प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली सोशल सिक्योरिटी संस्था है और इसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। 5,000 पेंशन बढ़ाते हैं तो भी इसका प्रॉफिट लगभग 24,000 करोड़ रहेगा और जो पिछला जो बैलेंस आज तक का है लगभग 7,80,000 करोड़ रुपए, उसमें वो ये 24,000 करोड़ फिर नेक्स्ट ईयर में ऐसे बढ़ते बढ़ते ये बढ़ता ही जाएगा, इसमें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से जिसको कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अनुसार तो हो सकती है। EPFO के पास जो फंड को इवेल्युएट करने वाली एजेंसी है जिसको एक्चुअरीज कहते हैं, ऐसा ना हो कि पेंशन बढ़ाने पे ये फंड जो है ख़त्म ही हो जाएगा, वो भी अवश्य इन चीज़ों को स्टडी करते होंगे। वो अपना इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन क्यों नहीं दे पा रहे हैं ये तो वही जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहता हूँ, पेंशन बढ़ाना EPFO का काम नहीं है। आप लोग जो मजदूर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनियंस हैं, ये लोग कई बार कहते हैं कि हम सरकार के पास धरना देने जा रहे हैं या EPFO के पास धरना देने जा रहे हैं। ये न तो इसमें सरकार का ज़्यादा रोल है और ना ही EPFO का रोल है। EPFO चलाने वाली जो संस्था है उसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में आधे मेंबर आप ही लोगों के हैं। 10 जो मेंबर होते हैं वो मजदूर यूनियनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे BMS हो गया, C2 हो गया, इत्यादि इत्यादि। और 10 मेंबर जो है फैक्ट्री एसोसिएशन, एसोचैम है, फिक्की है, PSD चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनके भी वहाँ पे 10 नुमाइंदे होते हैं मालिकों की तरफ से यानी कंपनियों की तरफ से। तो 10 मजदूरों की तरफ से, एम्प्लॉयज़ की तरफ से, और 10 कंपनियों यानी नियोक्ताओं की तरफ से, 20 इसमें टोटल आप ही लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। और 20 ही जो मेंबर और होते हैं वो राज्य सरकारों के लेबर कमिश्नर होते हैं या केंद्र सरकार के सेक्रेटरी होते हैं। टोटल इसमें 40 मेंबर होते हैं और 40 मेंबर में से 20 मेंबर आप ही लोगों के हैं यानी कर्मचारियों और नियोक्ताओं के। CBT की मीटिंग होती है जिसमें कि यही एजेंडा रखे जाते हैं कि पेंशन बढ़ानी है, कितनी बढ़ानी है, कितना इंटरेस्ट बढ़ाना है प्रोविडेंट फंड में, इत्यादि जो मसले जो डिसाइड होते हैं वो CBT में डिस्कशन में आते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, लेकिन कभी आपने सुना कि आपके मजदूर यूनियन के नेताओं ने या नियोक्ता कंपनी के जो एसोसिएशन हैं, फेडरेशन वगैरह हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्होंने CBT में क्या कभी इस मुद्दे को रखा है? कभी भी न तो अखबारों में ऐसी सूचना आती है और ना ही कोई टेलीविज़न पे ऐसी कोई न्यूज़ आती है, जबकि साल में 2-3 बार कम से कम CBT की मीटिंग होती है। तो मेरी पेंशनर एसोसिएशन जो आप लोगों ने बनाई हुई है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग न तो EPFO को इसमें जो है एलिगेशन लगाइए और न सरकार को एलिगेशन लगाइए। आपको धरना देना है तो आप मजदूर यूनियनों के ऑफिस में जाइए और कंपनी नियोक्ता के जो फेडरेशन है उनके ऑफिसों में जाके धरना दीजिए कि हमारे जो पेंशन बढ़ाने के पॉइंट को आप लोग CBT की मीटिंग में डिस्कस क्यों नहीं करते हैं। अगर वहाँ पर आप लोगों का ये मुद्दा पास हो जाता है तो ये पेंशन जो है निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है जितना आप मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं है। और आगे जो मेंबरशिप जो ड्राइव बढ़ता रहेगा, आगे जो अभी 15,000 लिमिट है, आगे वो 20,000 भी होगी, 25,000 भी होगी, तो फंड का जो आवक है वो बढ़ती जाएगी। तो इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है, फंड बिल्कुल भी कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, पेंशन बढ़ सकती है। केवल इसमें आप लोगों को जो रवैया है वो अपने नियोक्ता और मजदूर यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी तरफ करने की ज़रूरत है। सरकार तो इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 8,000 करोड़ हर साल भरती है। सरकार भी चाहे
बाद में जैसे आप लोगों की बात बन जाती है तो सरकार भी बढ़ाती है। पहले कम था, सरकार ने भी धीरे धीरे बढ़ा करके वो 8,000 करोड़ के आसपास कर दिया। तो सरकार तो मजदूरों के लिए वैसे भी रिफॉर्म्स, नए नए रिफॉर्म्स ला रही है, नई नई सुविधाएं दे रही है, डिलीवरी ऑफ सर्विस को सुधार रही है। तो उसमें सरकार का कोई ऐसा आपके लिए बैड इंटेंशन नहीं है। आपके लिए सरकार हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जो डाटा एनालिसिस के हिसाब से जो मैंने ये बात रखी है ये आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं हायर पेंशन वालों के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा रखूँगा, जिसमें कि जिन लोगों की तनख्वाहें जो है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख है, उनको भी जो है हायर पेंशन का बेनिफिट मिलता है, कितना मिलता है, कैसे मिलता है या कैसे मिलेगा, उसकी भी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।